हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएसआई 2025 की बात किया जा रहा है कि जो यूपीएसआई में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि यूपीएसआई में करंट अफेयर्स पूछता है, मूल विधि संविधान पूछता है, जीके जीएस पूछता है, फिर उसके बाद हिंदी है 40 प्रश्न, फिर रीजनिंग और मैथ है। इन 4 सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 4 सेक्शनों में से हम लोग 2-3 कुछ सेक्शन लेकर चला जा रहा है, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। रीजनिंग मैथ छोड़कर बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान के भाग 3 पर बात करना है, जो मौलिक अधिकार को लेकर है। और भाग 3 से पहले बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, उससे हम लोग नोट्स बनाते रहिए, उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से भारतीय संविधान कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। और पहले हम लोग बात करेंगे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर होते हैं और उनका इतिहास क्या है, और भारतीय संविधान मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, किस प्रकार से लिए गए, किस प्रकार से उसको प्रयोग किया जा रहा है, और किस प्रकार से जो अधिकार है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वो कितने हैं, उनके जो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये सारी बातें आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर अनुच्छेद 12 और 13 पर बात किया जाए। कल से हम लोग जो भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार के जो भाग हैं कौन कौन से हैं, 6 प्रकार के स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। हर एक चीज़ को देख लीजिएगा। 6-7 वीडियो मौलिक अधिकार पर आएंगे, 6, 7, 8 इस तरह से। यहाँ पर धीरे धीरे आप लोग एक एक टॉपिक को समझते रहेंगे तो आप लोगों को जो पढ़ाई है एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। और सबसे पहली बात है कि आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ेंगे कैसे। और नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि जो बहुत बड़ी चीज़ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसको शॉर्ट फॉर्म में एकदम लेकर आना और उसके हिसाब से तैयारी करना। तो इस तरह से नोट्स बनाइए। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो नोट से ही मानी जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कैसे लिए गए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से शुरुआत होते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होते हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया पहली बार। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था मौलिक अधिकार का ब्रिटेन में किया गया था, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कब किया गया था आप देखेंगे कि यहाँ पे एक व्यापारी, और जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी वहाँ पर ब्रिटेन में देखेंगे कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो वहाँ पर जब सरप्लस बचा व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास जो सरप्लस बचा उसको जब सरकार अधिग्रहण करने लगी तो वहाँ पर उस व्यापारियों ने क्या किया कि विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। और 1215 में ब्रिटेन में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1215 में ब्रिटेन में वहाँ पर व्यापारियों ने सरकार के विरुद्ध वहाँ पर विरोध कर दिया। तो उस विरोध को वहाँ पर सरकार ने सुना। मान लीजिए कि राजशाही शासन है, सरकार वहाँ पर नहीं है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन राजशाही शासन चल रहा था। ठीक है, और राजशाही शासन में आप जानते हैं कि वहाँ पदाधिकारी बहुत सारे होते हैं। और जब पदाधिकारी होते हैं तो वो लोग उन लोगों को क्या करते थे कि वहाँ पर राजस्व की वसूली जो हो रही थी बहुत ज़्यादा कर दिए, तो वहाँ पर व्यापारियों ने विद्रोह कर दिया। व्यापारियों ने विद्रोह किया और अपने अधिकारों की मांग वहाँ पर उठाई। ठीक है, तो पहली बार 1215 में व्यापारियों ने ब्रिटेन में अपने अधिकारों की मांग उठाई और वहाँ पर कोई भी वहाँ पर हिंसा नहीं हुआ, वहाँ पर कोई भी क्रांति देखने को नहीं मिलती है। और वहाँ पर जैसे व्यापारियों ने अपने अधिकारों की मांग उठाई सरकार ने वहाँ पर मान लिया। तो यहीं से आप देखेंगे कि 1215 से ही मौलिक अधिकार का प्रचलन देखने को मिलता है। और इसको क्या कहा गया कि व्यापारियों का मैग्ना कार्टा। ठीक है, व्यापारियों का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्यापारियों को मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, जो राजकीय आदेश आए थे 1215 में सरकार के तरफ से, वही व्यापारियों को मैग्ना कार्टा होता है। और व्यापारियों का मैग्ना कार्टा जो शाब्दिक होता है ये अधिकार पत्र होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा का जो शाब्दिक होता है वो अधिकार पत्र से लिया जाता है। ये सारी बातें ठीक है कि मौलिक अधिकार का शुरुआत कहाँ से हुआ। 1215 में ब्रिटेन के व्यापारियों ने वहाँ पर विद्रोह किया, व्यापारियों को वहाँ पर अधिकार दिए गए। यहीं से आपके मौलिक अधिकार नहीं, अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो जाती है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जब होती है 1789 में, और इसमें आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अधिकारों की मांग की बढ़ा दिया, और इसमें 3 मांगें की गई थी समानता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 बातों को यहाँ पर उठाया गया था इस क्रांति में। और इस क्रांति में आप देखेंगे कि ये 3 बातें जो है पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और यहीं से आप देखेंगे कि एक्चुअल जो वास्तविक अधिकार है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वास्तविक अधिकार हैं
वास्तविक अधिकार यहीं से समाज में प्रचलन में देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कि जॉन लॉक की थ्योरी आती है कि इंसान जो पैदा होता है वो अपने स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता को लेकर पैदा होता है। तो इस तरह की जो थ्योरी देखने को मिली थी संसार में, वो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाकर रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दिया कि जो मौलिक अधिकारों का इतिहास है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अधिकारों से लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि भारत में अधिकार नहीं है। ठीक, भारत में अधिकार तो प्राचीन काल से देखने को मिल रहे हैं। और देखेंगे कि वैदिक काल से अधिकारों की बात की जा रही है कि समाज के क्या अधिकार होंगे, समाज के लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे, राजाओं के क्या अधिकार होंगे, वहाँ पर ब्राह्मणों के क्या अधिकार होंगे, शूद्रों के भी अधिकार क्या होंगे, फिर वैश्य को क्या क्या अधिकार होंगे। ये सारे जो अधिकार बताए जा रहे हैं, देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिल रहा है। भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद हो गए, पुराण हो गए, जो उपनिषद हो गए, उन सारी चीज़ों में यहाँ पर अधिकारों की बात की गई है। ये तो एक वहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि यूरोप में जो पुनर्जागरण देखने को मिला था, यूरोप की जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो वहाँ पर दासों की स्थिति थी, जो लोगों की स्थिति थी, कोई भी अधिकार नहीं थे, कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी, कोई समानता नहीं थी, वो सारी चीज़ें यूरोप में देखने को मिल रहा था, अफ्रीका में देखने को मिल रहा था, अमेरिका में देखने को मिल रहा था। और जो सबसे पहली बार जो अधिकारों की बात की गई थी, वहाँ पर देखिए ब्रिटेन में की गई थी, फ्रांस की क्रांति में किया गया था। लेकिन क्या ये सही है कि जो अधिकारों की बात की जा रही है यही दो चीज़ हैं यहाँ से देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आप देखेंगे कि प्राचीन काल से देखने को मिल रहा है कि भारतीय लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे, क्योंकि भारत जिस तरह से यूरोप आप देखेंगे कि डार्क एज में था, उस तरह से कभी भारत में डार्क एज आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या वहाँ पर अंग्रेज कहते हैं रह गया कि भारत में डार्क एज असभ्य है, यहाँ पर सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये लोग बर्बर है, जनजातीय हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि भारत में एक सुव्यवस्थित समाज देखने को मिल रहा है। भारत में जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, सामाजिक स्तरीकरण का देखने को मिल रहा है, समाज में किस प्रकार से लोग रहेंगे, किस प्रकार से उनके कार्य निर्धारित किए जाएंगे, किस प्रकार से उनके अधिकार होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कितने भी विदेशी लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये नहीं था, भारत ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं है। हम लोगों को तो गर्व करना चाहिए कि हम लोग अंग्रेज़ों से पहले के डेवलप हैं, कि भारत में जितनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे कोई भी साइंस उठा लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, चाहे साहित्य उठा लीजिए, चाहे समाज उठा लीजिए, हम हर एक चीज़ में उन लोगों से बेहतर हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर एक चीज़ में उन लोगों से बेहतर है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में देखिए कि जो मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, जो विश्व में मौलिक अधिकार बात किए गए, फिर भारत में जो मौलिक अधिकार, इस तरह से जो संविधान लिखा गया उसके बारे में बात किया जा रहा है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए वो किस फॉर्मेशन में है। और वही सारे अधिकार आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भी लोगों के पास थे। तो यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत में मौलिक अधिकार पहले से मौजूद नहीं है। भारत में अधिकारों की बात तो प्राचीन काल से ही की जा रही है। अंग्रेज़ों में जो यूरोप की स्थिति है उससे तो बहुत ही ज़्यादा लाख गुना बेहतर स्थिति में थे भारतीय लोग। तो ये बात आप लोग समझिए। और ऐसा भारतीय इतिहास को इस तरह से मत लीजिए कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इलीगल तौर पर की गई थी। वैसा होता है, हर एक समाज में ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छाई और बुराई, ठीक है, अच्छाई और बुराई जो तो साथ नहीं चलेंगी तो संतुलन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छाई और बुराई जो है वहाँ पर साथ अगर नहीं चलेंगी साथ नहीं चलेंगी तो वहाँ पर संतुलन समाज में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे समाज का वहाँ पर दर्पण होता है, सारे समाज में देखने को मिलता है। ऐसा कोई ये चीज़ देखने को नहीं है कि कहने को नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती वो समाज में दुर्व्यवस्था फैलाने की बात की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि दुर्व्यवस्था फैलाने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सामाजिक तंत्र भी तो मजबूत था। ठीक है, सामाजिक तंत्र भी मजबूत था। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत में सामाजिक असमानताएं देखने को मिली थी वो समाज में हानि पहुँचा रही थी, लेकिन एक मजबूत तंत्र को भी लेकर तो चल रहा था। ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पहलू है, अगर कोई बात है, कोई व्यक्ति है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को दोनों का भी अवलोकन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष को लेकर आप चलेंगे, वहाँ पर कैसे बनेंगे, वो
क्या बोलते हैं उसको, लेक्चरर कैसे बनेंगे, वहाँ पर समझने वाली, सोचने समझने की क्षमता का विकास कैसे होगा, ये सारी बातें आप लोग ध्यान में लेके रखिएगा। क्यों, अब वहाँ पर अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो स्थिति बनी थी, जो पुनर्जागरण के पहले की स्थिति आप देखिए, जो पोप की सत्ता देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं समाज में इतना शोषणकारी व्यवस्था को जन्म दिया, इतना शोषणकारी व्यवस्था को जन्म दिया कि वहाँ पर अधिकारों की मांग उठाने को पड़ी। ये सोचने वाली बात है। ऐसी क्रांति आप भारत में देखे हैं कि जो अधिकारों की मांग के लिए वहाँ पर क्रांति हो जाए, वहाँ पर व्यापारी लोग विद्रोह कर दे सरकार वहाँ पर सत्ता को लेकर, तो ऐसा भारत में उस तरह से अधिकारों की मांग के लिए नहीं किया गया था। अपने अब इस तरह से देखेंगे कि भारत में जब अधिकारों की मांग की बात की गई थी, वो जब अंग्रेज आए, शोषणकारी व्यवस्थाओं को लागू किया, उस समय वहाँ पर देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर अब जब प्राचीन काल में देखेंगे कि विद्रोह देखने को मिलते हैं, वो अधिकारों का विद्रोह नहीं थे, वो सत्ता परिवर्तन के विद्रोह थे, वो अपने भूभाग को सुरक्षित करने के लिए विद्रोह थे, भूभाग अर्जित करने के लिए विद्रोह किए गए थे। तो वहाँ पर अधिकारों के लिए विद्रोह नहीं हुए, क्योंकि भारतीय समाज में जो अधिकार हैं वो प्राचीन काल से ही दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें लोग ध्यान रखिएगा। और भारतीय होने पर गर्व करिए कि हम लोग कितने डेवलप थे उस समय। जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सिद्ध कर दिया था, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने, वहाँ पर जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों ने हर एक चीज़ सिद्ध किया। भारत में क्या नहीं था, भारत में चिकित्सा व्यवस्था इतना उच्च कोटि के थे कि यहाँ पर शल्य क्रिया हो रही थी, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे थे। प्राचीन काल में सोचिए कि ऑपरेशन हो रहे थे, जो ऑपरेशन एकदम क्रिटिकल ऑपरेशन होते थे, मेजर ऑपरेशन थे, उस तरह से हो रहे थे। शल्य क्रिया हो रही थी, शल्य क्रिया देखेंगे कि जैसे हड्डियों का प्रत्यारोपण हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। ये सारी बातें देखिए, खगोल विज्ञान में हम लोग कितने आगे थे, वहाँ पर किसी भी युद्ध कला में हम लोग कितने आगे थे। समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, यूरोप से तो बहुत बेहतर थी भारत में। और भारतीयों के लिए तो मान लीजिए कि वो सारी चीज़ें रहेंगी कि जो समाज में महिलाओं की स्थिति है, जो सामाजिक असमानता है, तो वो सारी चीज़ें तो रहेंगी। वहाँ पर जो बुराइयां हैं वो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कुरीतियाँ हैं उसको फॉलो करने वाले जो लोग रहेंगे, और अपने नीचे से लोगों को जो दबाने वाले लोग रहेंगे, तो वो तो वहाँ पर विद्वान तो रहेंगे। क्या यूरोप में नहीं थे? यूरोप में तो 100 में से कम 95% ऐसे लोग थे। भारत में मान लीजिए कि 50-60% इस तरह से मिलेंगे, लेकिन यूरोप में अब जाइए, अफ्रीका में जाइए, तो वहाँ पर 100% में से 95% पर लोग जो है इस तरह से मिलेंगे कि लोगों को दबाने वाली बातें, लोगों को शोषण करने वाली बातें, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भारत में जो राजा महाराजा हुए, उनके जो शासन प्रशासन देखने को मिल रहा था, वो देखिए कितने उच्च कोटि के थे। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखिए, और गर्व करने वाली बातें हैं कि भारतीय लोग जो भारत पर गर्व कीजिए कि हम लोग कितनी बढ़िया संस्कृति सभ्यता में जन्म लिए, पनपे, पले बड़े, वहाँ पर फले फूले, ये सारी बातें। और जब भारत में जो मौलिक अधिकार की बात की जाती है, मौलिक अधिकार का जो इतिहास है बहुत छोटा सा है। 1215 में व्यापारियों ने वहाँ पर ब्रिटेन में विद्रोह किया, और उनके अधिकारों को सरकार ने मान लिया, और सरकार ने मान के उनको एक दस्तावेज जारी कर दिया, उनके अधिकार मिल गए। वहाँ पर कोई हिंसात्मक क्रांति नहीं थी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब पुनर्जागरण शुरुआत हुआ, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, तो वहाँ पर जो बौद्धिकता का स्तर का विकास हुआ, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वहाँ पर अपने वर्चस्व बैठाने के लिए वो तैयार थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो बौद्धिक स्तर जो है कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दी थी। ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर उसको देखिए, 1789 में फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो बातें निकल कर आए, उसने पूरा विश्व को बदल कर रख दिया। और इन सारी बातों पर आप लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, सुझाव देंगे, तो इन सारी बातों पर भी एक एक लेक्चर आराम से बन जाएगा। फ्रांस की क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हुई, क्या क्या अधिकारों की मांग उठे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और भारत में जो मौलिक अधिकार आप देखेंगे, भारत में भारतीय संविधान में यहाँ पर मौलिक अधिकार देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। और भारत में जो मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। और एक बात ध्यान दीजिए, अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई की डेट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई की डेट है। ठीक है, तो 4 जुलाई को यहाँ पर अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, एक बात ध्यान दीजिएगा। और फ्रांस ने यहाँ पर अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे अपने खर्च किए थे, वहाँ पर अपने जो धन संपदा है, जो सैन्य व्यवस्था, उसको यहाँ पर लागू किया था। और उसी के आधार पर अमेरिका में 14 उपनिवेश आज़ाद कराए गए थे। 14 उपनिवेश
ठीक है। 14 उपनिवेश या उपनिवेश यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उपनिवेश लिख देते हैं। 14 उपनिवेश आज़ाद हुए और ये किसके कब्जे में थे? ये 14 उपनिवेश किसके कब्जे में थे? ब्रिटेन के कब्जे में थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 14 उपनिवेश जो है ब्रिटेन के कब्जे में थे और ब्रिटेन से फ्रांस ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ाद कराया। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे कि जो अमेरिका को आज़ाद कराया और यहीं पर आप देखिए कि जो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ाद हुआ और यहीं पर देखेंगे कि संविधान लागू होता है 1789 के। वहाँ पर संविधान से नहीं मतलब, संविधान आप देखिए कि संविधान जब बना और यहीं पर जो संविधान बना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान बना और इसी में पहली बार, ठीक है, इसी में पहली बार मौलिक अधिकार शामिल किए गए। ठीक है, इसी में पहली बार मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार शामिल किए गए। ठीक है, और यहीं से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में लिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए कि मौलिक अधिकार जो भारत में किस प्रकार से आए, कहाँ से आए और क्या ज़रूरत पड़ी। अब जानते हैं कि जब भारत में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिलती, समस्याएं जो देखने को मिलते थे। तो भारतीय जनता को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जो वहाँ पर अवैध चीज़ें न देखने को मिले, इलीगल चीज़ें देखने को न मिले, हिंसात्मक गतिविधि न देखने को मिले, वो सारी चीज़ें, और जो जनता है, नागरिक है भारत के, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। और वो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार आप देखेंगे कि पहला जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, पहला जो है समानता का अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे समानता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है और ये कहाँ है? 19 से 21 तक, 19 से 21 तक नहीं है, 22 तक है। ठीक है, 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसके बाद देखेंगे कि तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 जो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा अधिकार है देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ पर देखिए कि 25 से 29, 25 से 29 का है, 25 से 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 5वां मौलिक अधिकार है वो है, देखेंगे कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5वां अधिकार है शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, ये 5वां अधिकार हो गया। और जो 6वां अधिकार आप देखेंगे कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान की आत्मा। और भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और इस अनुच्छेद में दिया क्या गया है? अनुच्छेद 32 में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का दिया है। 5 प्रकार की रिट,
रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और 5 प्रकार के रीट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आदेश होता है, ठीक है, आदेश होता है। इसके बारे में 5 प्रकार के रीट जो है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें आप देखिए कि समानता के अधिकार में समानता की बात की जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे कि कारखानों में शोषण, बाल शोषण, ये सारी बातें, बालकों का शोषण, ये बातें की जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता में जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें उसकी बात की जाती है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार, इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार की बात की जाती है। और संवैधानिक उपचार जो है उसमें बात किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। और जो अनुच्छेद 32 है, अब देखिए कि भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। और ये सारे जो अधिकार आप देखिए कि जो सारे जो अधिकार दिए गए हैं, ये सारी की सारी बातें जो है समानता, जो शोषण वाला जो अधिकार, यहाँ पर शोषण जो समानता और बंधुता में आ जाएगा शोषण का अधिकार। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा वाले जो अधिकार है, बंधुता और जो बढ़ाने वाले अधिकार है, बंधुता से संबंधित आप देखिए कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और संस्कृति शिक्षा अधिकार है, ये बंधुता से संबंधित है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए कि ये सारे जो अधिकार है वो आपके जो शब्द है ये आपके प्रस्तावना में भी प्रयोग किए गए हैं। ये सारी बातें हम लोग याद रखिए कि जो मौलिक अधिकार के इतिहास है और जो भारत में जो भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं, किसके क्या उद्देश्य था और क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये सारी बातें हमने आपको शॉर्ट फॉर्म एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं पूरे विषय में। तो यहाँ पर कल से हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद यहाँ पर 14 और 18 समानता का अधिकार। हमने भी बताया कि अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में हम एक बार हमको समझा देते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा में देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। राज्य के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। राज्य के अंतर्गत कोई कंपनी है वो भी आ जाएगा, राज्य के अंतर्गत कोई संस्था है वो भी आ जाएगा राज्य के अंतर्गत, राज्य के नागरिक जो हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 13 के बारे में हम बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 13 में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा विधि, वहाँ से कौन सा नियम, कौन सा अधिनियम कहलाएगा। विधि को विधि मान्यता प्रदान करने की बात की जाती है, विधि को मान्यता प्रदान करने की बात की जाती है। कौन सा जो बिल है, विधेयक, विनियम, अधिनियम, ये सारी बातें। और इसी में देखेंगे कि अनुच्छेद 13 में ही बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें अल्पीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्पीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। और फिर उसके बाद आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, ठीक है। और फिर इसी के बाद देखेंगे कि पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, ठीक है, पुनर्विलोकन का सिद्धांत है। और ये पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है, और देखेंगे कि ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखें। अल्पीकरण और आच्छादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में जब कभी बताएंगे, जब मौलिक अधिकार शुरू करेंगे तो इसके बारे में बता देंगे कि क्या होता है अल्पीकरण का सिद्धांत, क्या होता है आच्छादन का सिद्धांत, क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखिएगा, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मौलिक अधिकार संबंधित ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, कौन कौन सा अधिकार है, कब इसको, कौन सा अधिनियम, या कौन अधिनियम नहीं, किस देश के संविधान से लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्या ज़रूरत थी, और यहाँ पर मौलिक अधिकार का जो इतिहास है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।